Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the dynamic electrical machines that are also known as rotating electrical machine like DC machine, induction machine and synchronous machine, and we also studied about the static electrical machine that is transformer. So today we are going to study about the transformer testing methods and phasor diagram of transformer. Transformer testing method and phasor diagram of transformer. Testing method. The open circuit and the short circuit test are performed for determining the parameter of the transformer like their efficiency, voltage regulation, circuit constant, etc. These tests are performed without the actual loading, and because of this reason the very less power loss is required for the test. The open circuit and the short circuit test gives a very accurate result as compared to the full load test. हम लोग टेस्टिंग मेथड क्यों करते हैं? वी डू टेस्टिंग मेथड ताकि हम ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी, उसकी वोल्टेज रेगुलेशन और उसके सर्किट कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकें. इस जो ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से जो हमारा पावर लेस होती है वो बहुत ही कम होती है. ठीक है. और this is the easiest method to determine these parameters of any machine. So this is the open circuit test. अब open circuit test में क्या होता है कि high voltage side is open, voltmeter V, ammeter A and wattmeter W are connected in low side, primary side. I'll show you. ओपन सर्किट में क्या है कि जो मेरी ओपन साइड है, हाई वोल्टेज साइड है, वो मेरी ओपन है. ये वाली साइड मेरी क्या है? ओपन है. ठीक है. इसके अलावा वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर आर कनेक्टेड ऑन द प्राइमरी साइड ऑन द लो वोल्टेज साइड. वोल्ट मीटर वी क्या करेगा? वोल्टेज रीड करेगा. ठीक है. प्राइमरी साइड में. सेकेंडरी साइड इज ओपन सर्किट. अ वेरी स्मॉल करंट आई नॉट कॉल्ड नो लोड करंट फ्लोज इन प्राइमरी. क्योंकि मेरी सेकेंडरी साइड ओपन है, सो जो आई नोट, जो मेरा करंट है आई नोट नो लोड करंट, वो करंट मेरा फ्लो करेगा प्राइमरी में, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी क्योंकि सेकेंडरी साइड क्या है मेरी यहाँ पर ओपन है. द लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू कोर लॉस एंड अ वेरी आई स्क्वायर आर लॉस इन द प्राइमरी. ठीक है. तो यहाँ पर वाइंडिंग लॉस तो होगा नहीं, सिर्फ कोर लॉस होगा और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको कि मैं आयरन लॉस भी बोलती हूँ, वो मेरा प्राइमरी साइड में होगा. देयर इज नो आई स्क्वायर आर लॉस इन द सेकेंडरी सिंस इट इज ओपन एंड आई टू इज इक्वल्स टू 0. सेकेंडरी साइड में मेरा कोई भी आई स्क्वायर आर लॉस नहीं होगा. सेकेंडरी साइड में, एच वी साइड में जो मेरी आई स्क्वायर आर की वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू 0 होगी क्योंकि वो ओपन है. और यहाँ पे जो मेरा आई नोट होगा, जो यहाँ पे मेरा मेन करंट होगा आई नोट, सेकेंडरी करंट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो भी क्या होगा? 0 होगा. नो लोड करंट इज़ वेरी स्मॉल. आई स्क्वायर आर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड. अब हमने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जिसको कि हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. कोर लॉस डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स. सो एमीटर रीडिंग इसमें क्या होगी? एमीटर क्या रीड करेगा? नो लोड करंट आई नोट. वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? प्राइमरी रेटेड वोल्टेज V1. एंड वॉट मीटर क्या रीड करेगा? आयरन और कॉपर लॉस PI, जिसको PI की वैल्यू क्या होती है? PI की वैल्यू क्या होती है? V1 I नॉट कॉस फाई नॉट. ठीक है. द नो लोड पावर फैक्टर. नो लोड पावर फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा? नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा? कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में V1
आई नॉट। सो आई होप आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी साइड को हम ओपन रखते हैं और जो मेरा एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर होता है वो मेरी प्राइमरी साइड में कनेक्टेड होते हैं। सेकेंडरी साइड मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड मेरी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी साइड क्योंकि मेरी ओपन है तो प्राइमरी साइड में एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आई नॉट करंट नो लोड करंट फ्लो करेगा और सेकेंडरी साइड में मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो प्राइमरी साइड में मेरा जो आई नॉट करंट होगा उसकी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी और सेकेंडरी साइड का जो मेरा करंट है I2 उसकी वैल्यू 0 होगी। प्राइमरी साइड में स्मॉल क्वांटिटी में आयरन लॉस होगा, दैट इज I² R लॉस, ठीक है। सेकेंडरी साइड में मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर मेरा क्या करना, यहाँ पे प्राइमरी रेटेड वोल्टेज को रीड करेगा, एम्प मीटर मेरा नो लोड करंट की वैल्यू को मेजर करेगा और वॉट मीटर मेरा क्या रीड करेगा, आयरन एंड कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट करेगा। The purpose of the open circuit test is to determine the no load current and the losses of transformer due to because of which their no load parameters are determined। मैंने आपको बताया था कि एमीटर इसमें नो लोड करंट को मेजर करता है एंड वॉट मीटर लॉसेस को मेजर करेगा। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यस, क्योंकि जो मेरा एमीटर और वॉट मीटर और वोल्ट मीटर है वो मेरा प्राइमरी साइड पे ही कनेक्टेड है। द वॉट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। द नॉमिनल रेटेड वोल्टेज इज सप्लाइड टू देयर primary winding and the help of the AC source. The secondary winding of the transformer is kept open and the voltmeter is connected to their terminal. This voltmeter measures the secondary induced voltage. As the secondary of the transformer is open, thus no load current flows through the primary winding. सेकेंडरी साइड हमारी क्लोज है तो सेकेंडरी साइड मेरी ओपन है। सो वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है टर्मिनल से, वोल्ट मीटर measures a secondary induced voltage as the secondary of the transformer is open, thus no load current flows through the primary winding. The value of the no load current is very small as compared to the full rated current. The copper loss occurs only on the primary winding of the transformer because the secondary winding is open. The reading of the voltmeter only represents the core and the iron loss. The core loss of the transformer is same for all types of load. सो ओपन सर्किट किस लिए हम यूज़ करते हैं, ओपन सर्किट हम यूज़ करते हैं अगर ओपन दो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर में। सो ओपन सर्किट एक बार मैं दोबारा से आपको ओवरऑल रिपीट कर देती हूँ। ओपन सर्किट में दो टाइप की वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज में कनेक्ट होती है, प्राइमरी वाइंडिंग लो वोल्टेज में कनेक्ट होती है। सो जो इस ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन होती है इस टाइप ऑफ स्टेप अप की तरह होती है, क्योंकि प्राइमरी लो में है और सेकेंडरी हाई में है तो स्टेप अप कंस्ट्रक्शन है इसकी। अब इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज को मैं ओपन रखती हूँ और जो मेरे कंपोनेंट्स हैं एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर वो मैं अपने प्राइमरी में कनेक्ट करती हूँ। अब क्योंकि मेरी सेकेंडरी साइड ओपन है तो सेकेंडरी साइड में मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सेकेंडरी करंट आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि सेकेंडरी साइड मेरी ओपन है तो प्राइमरी साइड में एक स्मॉल क्वांटिटी में करंट फ्लो करेगा जिसको कि मैं बोलती हूँ आई नॉट, जिसको कि हम नो लोड करंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है इसमें कि इसमें सेकेंडरी साइड में कोई भी लॉस नहीं होंगे क्योंकि वो ओपन साइड है। प्राइमरी साइड में मेरे आयरन लॉस होंगे, ठीक है, I² R लॉस होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी, जिसको कि मैं नेगलेक्ट कर सकती हूँ। सो अब इसमें मैं कौन कौन से पैरामीटर्स कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं नो लोड करंट मेजर करूँगी प्राइमरी साइड में विद द हेल्प ऑफ एमीटर। सेकेंड थिंग, मैं आयरन लॉसेस मेजर करूँगी विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर। आयरन लॉस क्या हो जाएगा इसमें, मेरा आयरन लॉस की वैल्यू हो जाएगी PI = V1 I नॉट cos phi, और पावर फैक्टर क्या निकलेगा इससे, पावर फैक्टर निकलेगा PI / V1 I नॉट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आया होगा और ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये चीज़ भी अब आप लोगों को क्लियर होगी। दिस इज माई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन शॉर्ट सर्किट यूजुअली LV साइड इज शॉर्ट सर्किट। इसमें उसका अपोजिट होता है। ओपन सर्किट में मेरी सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज थी, इसमें मेरी प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज है।
So in short circuit test, usually LV side is short secondary winding and it is short circuit by thick conductor. इसमें मेरी जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ये मेरी शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग मेरी लो वोल्टेज साइड है और इसको मैंने शॉर्ट सर्किट किया है बाय थिक कंडक्टर। एंड एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर आर कनेक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड। एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर आर कनेक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड। द रेटेड करंट ऑन द HV साइड इज लोअर देन दैट ऑन LV साइड। जो रेटेड करंट की वैल्यू होगी हाई वोल्टेज साइड पे उसकी वैल्यू कम होगी देन द करंट ऑन द LV साइड के। दिस अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज ऑफ द वाइंडिंग। Greater accuracy in the reading of the voltmeter is possible when the HV side is used as primary. The high voltage winding is supplied at the reduced voltage from a variable voltage supply. The voltage supply is gradually increased until full load primary current flows. When the rated full load current flows in the primary winding, rated full load current will flows in the secondary winding by transformer action. इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। The rated current on the HV side is lower than that on LV side. इसमें जो करंट की वैल्यू है प्राइमरी साइड पे, HV साइड पे, उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू LV साइड के सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में। द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज ऑफ द वाइंडिंग। तो इसमें जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ 5%, उसकी वैल्यू 5% लेस देन है जो मेरी रेटेड वोल्टेज है वाइंडिंग के, जिसकी वजह से मुझे ग्रेटर एक्यूरेसी मिलती है रीडिंग में। ग्रेटर एक्यूरेसी इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज पॉसिबल व्हेन द HV साइड इज यूज्ड एज प्राइमरी। क्योंकि इस केस में मैंने HV साइड को प्राइमरी रखा है और जो मेरी अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू 5% कम है रेटेड वोल्टेज से, जिसकी वजह से मेरी जो सिस्टम की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज सप्लाइड एट द रिड्यूस्ड वोल्टेज। हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज सप्लाइड एट द reduced voltage from a variable voltage supply. The supply voltage is gradually increased until full load primary current flows. मैं सप्लाई वोल्टेज को, जो मैं वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज सप्लाइड एट द रिड्यूस्ड वोल्टेज फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। द सप्लाई वोल्टेज, जो मैं वोल्टेज को सप्लाई करा रही हूँ उसको मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करती हूँ जब तक मेरा प्राइमरी साइड में फुल करंट फ्लो ना करने लगे। और जब मेरा प्राइमरी साइड में फुल करंट, फुल लोड करंट दैट इज I1 फ्लो करने लगेगा तो उसके बाद ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शन मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फुल करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। सो अब इसमें एमीटर क्या मेजर करता है, इसमें मेजर करता है मेरा एमीटर ISC फुल लोड प्राइमरी करंट। एमीटर इसमें मेरा मेजर करेगा ISC, ठीक है। ISC क्या है मेरा, करंट इन द प्राइमरी शॉर्ट सर्किट। फुल लोड प्राइमरी करंट मेजर करेगा। वोल्ट मीटर मेरा क्या मेजर करेगा, V1SC गिव्स primary applied voltage when full load current are flowing in primary and secondary. applied voltage को अगर मैं डिक्रीज करती हूँ तो मेरे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर। कोर लॉस है जो मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स स्क्वायर के, सो इट इज स्मॉल एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड। Winding carrying normal full load current and therefore the input is supplying the normal full load copper loss. Wattmeter gives full load copper loss PCFL, iron loss full load condition में। The output voltage V2 is 0 because of short circuit। क्योंकि मेरी सेकेंडरी साइड इसमें शॉर्ट सर्किट है सो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। Whole of primary voltage is used in supplying the voltage drop in the total impedance.
कंप्लीट वोल्टेज जो प्राइमरी की है उसको हम यूज़ करते हैं टू सप्लाई द वोल्टेज ड्रॉप इन द टोटल इम्पिडेंस Z रेफर्ड टू द प्राइमरी। ठीक है, सो इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, ए एमीटर, डब्ल्यू वॉट मीटर एंड वी वोल्ट मीटर। सो मेरा एमीटर क्या मेजर करेगा, फुल लोड प्राइमरी करंट, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एंड वॉट मीटर क्या कैलकुलेट करेगा, फुल लोड कॉपर लॉस। Short circuit test. The short circuit test is performed for determining the below the mentioned parameters of transformer. It determines the copper loss occurs on full load. The copper loss is used for finding the efficiency of the transformer. The equivalent resistance, impedance and leakage reactance are known by the short circuit test. The short circuit test is performed on the secondary or high voltage winding of the transformer. The measurement instrument like wattmeter, voltmeter and ammeter are connected on high voltage winding of the transformer. Okay, so I hope आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्लियर है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग नो लोड करंट, प्राइमरी वोल्टेज एंड कॉपर लॉस को मेजर करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम फुल लोड प्राइमरी करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एंड फुल लोड कॉपर लॉस को मेजर करते हैं। Phasor diagram of transformer. Today I am going to start a very important topic of electrical machine, that is phasor diagram of transformer. मैंने बहुत बार देखा है कि phasor diagram को स्टूडेंट्स कभी भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं करते हैं, और इसका जो मेन रीज़न है वो ये कि phasor diagram कभी भी याद नहीं होता है, कभी भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, और याद नहीं होता है तो रट भी नहीं पाते हैं इसको, और एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। सो आज मैं एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी फेजर डायग्राम बनाने का ट्रांसफॉर्मर को, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बनाती हूँ। ये मेरे ट्रांसफॉर्मर का कोर है, यहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पे मैंने इसको AC सप्लाई दी, यहाँ पे मेरा करंट फ्लो करेगा एंड करंट फ्लो करने के बाद में यहाँ पे मेरा फ्लक्स फ्लो करेगा, यहाँ पे भी मेरा लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, सो अब इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको क्या दी, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज के बाद में मान लो सेकेंडरी साइड मेरी ओपन है, सेकेंडरी साइड मेरी लोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सो इसमें मेरा एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी आई नॉट, जिसको कि मैं बोलूँगी नो लोड करंट। ठीक है, तो मैंने जब इसमें सप्लाई वोल्टेज दी, मेरी सेकेंडरी साइड ओपन थी, सेकेंडरी साइड ओपन होने की वजह से मेरा इसमें करंट फ्लो किया जिसका नाम था आई नॉट। अब आई नॉट फ्लो करने के बाद में मेरा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, फ्लक्स। जब मैंने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दी, सो यहाँ पे मैंने वोल्टेज सप्लाई दी, तो वोल्टेज सप्लाई देने के बाद में इसमें मेरा एक करंट फ्लो किया। करंट फ्लो किया उसका नाम मैंने क्या दिया, आई नॉट, नो लोड करंट। अब आई नॉट फ्लो करने के बाद में मेरा एक फ्लक्स जनरेट हुआ जिसका नाम था फाई। कल मैंने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आई टोल्ड यू कि जब ये मेरा फ्लक्स फ्लो करता है, फ्लक्स फ्लो करने की वजह से मेरी सेकेंडरी साइड में एक EMF प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है E2, और जब ये यहाँ से फ्लक्स इसके थ्रू फ्लो करके मेरी सेकेंडरी साइड में आता है, सो सेकेंडरी साइड में मेरी एक बैक EMF प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है E1, BE1। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या थी कि अब मान लो आई नॉट मेरा नो लोड करंट है, अब यहाँ पर मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया, तो अब इसमें मेरा जो करंट फ्लो करेगा उसका नाम होगा I1 डैश, और यहाँ पे जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो I2। सो एक तरीके से देखें तो मेरा I1 डैश जो करंट मेरा प्राइमरी में फ्लो कर रहा है इज़ इक्वल्स टू I2, क्योंकि जब लोड कनेक्ट किया उसके बाद में मेरा I1 डैश करंट फ्लो किया जिसकी वैल्यू की इक्वल होगी मेरे I2 के। ठीक है, सो I1 डैश इज इक्वल्स टू I2, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के नेगेटिव होगी। दे आर इक्वल बट नेगेटिव टू ईच अदर, क्योंकि ये मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड ये मेरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। प्राइमरी साइड में ये मेरा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है तो ये मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। सो I1 डैश की वैल्यू होगी मेरे
इज इक्वल्स टू माइनस I2 के, ठीक है। और अब मेरा प्राइमरी साइड में टोटल करंट कितना हो जाएगा, प्राइमरी साइड में टोटल करंट कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसमें I0 करंट फ्लो किया था प्लस I1 डैश, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये 4 चीज़ें क्लियर है कि सबसे पहले मैंने इसमें सप्लाई वोल्टेज दी, सप्लाई वोल्टेज देने की वजह से मेरा एक नो लोड करंट प्राइमरी साइड में फ़्लो किया। जब मेरा नो लोड करंट फ्लो किया तो नो लोड करंट फ्लो करने की वजह से एक फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स फ्लो किया, फ्लक्स की वजह से मेरी एक EMF बनी E2 एंड E1, जो कि अगेन एक दूसरे के पॉजिटिव होंगी। E2 मेरी सेकेंडरी साइड में फ़्लो करेगी एंड E1 मेरी प्राइमरी साइड में फ़्लो करेगी। उसके बाद जब मैंने सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट कर दिया तो सेकेंडरी साइड में मेरा I2 करंट फ्लो करेगा, जो कि मेरा इक्वल होगा I1 डैश के, बट ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और मैं बोल सकती हूँ इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। इक्वल होंगे बट इनकी जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब कि एक दूसरे के नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अपना डायग्राम बनाना, फेजर डायग्राम बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिया सप्लाई वोल्टेज। अब जब मैंने सप्लाई वोल्टेज दी तो मेरा क्या फ्लो किया था, I0। अब I0 के बाद मेरे यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा था, फ्लक्स। फ्लक्स के बाद में E1 एंड E2। अब इसमें मैंने E2 की वैल्यू को ज़्यादा रखा है और E1 की वैल्यू को कम रखा है। क्यों? क्योंकि पहले मेरा E2 फ्लो किया था और E2 के बाद में मेरा E1 आया था, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E1 की वैल्यू मेरी इसमें कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स मेरे हमेशा सेम रहेंगे, चाहे मैं लैगिंग पावर फैक्टर पे फेजर डायग्राम बनाऊं, चाहे लीडिंग पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे। ये चीज़ें क्लियर है आप सबको। सबसे पहले सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में एक I0 करंट फ्लो किया जो कि इससे लैग करता है अराउंड 75 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री या फिर 75 डिग्री, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, 75 डिग्री ले लेते हैं। 75 के बाद में I0 के बाद में मेरा फ्लक्स फ्लो करता है 5। फ्लक्स फ्लो करने के बाद में मेरी मेरी EMF जनरेट होती है सेकेंडरी साइड में E2, और उसमें सेकेंडरी साइड में EMF जनरेट होने के बाद में प्राइमरी में एक बैक EMF जनरेट होती है जिसको मैं E1 के नाम से बोलती हूँ। दे बोथ आर इन इक्वल फेज, ये दोनों एक ही फेज में, दे बोथ आर इन द सेम फेज, बट इनका जो डिस्टेंस है या जो इनकी वैल्यू है, E2 की वैल्यू ज़्यादा है और E1 की वैल्यू कम है। ये दोनों मेरे सेम फेज में हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन लेती हूँ मैं लीडिंग पावर फैक्टर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर, सो उसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने वोल्टेज दी, वोल्टेज के बाद में मेरा करंट फ्लो किया I0 के बाद में मेरा यहाँ पे फ्लक्स E2 एंड E1। अब लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, जो ये लीडिंग कंपोनेंट है, ये लीडिंग कंपोनेंट मेरा कौन सा होता है, ये लीडिंग कंपोनेंट मेरा होता है I1 डैश, ठीक है। लीडिंग कंपोनेंट मेरा कौन सा होता है, I1 डैश। इस कंपोनेंट को कंपेयर करके मैं अपने सारे फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ। सो लीडिंग पावर फैक्टर मेरा क्या है, I1 डैश, और ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ये किसको लीड कर रहा है, मेरी वोल्टेज सप्लाई को। सो लीड का मतलब क्या है कि ये मेरा आगे की तरफ जाएगा, मेरी वोल्टेज सप्लाई को लीड कर रहा है, मतलब कि ये ऐसे लीड कर रहा है। लीड का मतलब वोल्टेज सप्लाई को लीड कर रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू है इसकी। सो I1 डैश मेरा इस तरफ बन गया, यहाँ पर मेरा I0 है।
अब I1 डैश और I नोट दोनों किसके इक्वल थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि I1 डैश और I नोट किसके इक्वल थे, I1 के। सो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा किसके इक्वल था, I1 के। सो I1 डैश एंड I नोट का रिजल्टेंट मेरा क्या बनेगा, इसका कॉम्पोनेंट मेरा क्या बनेगा, I1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि I1 डैश के अपोजिट में मेरा क्या बनेगा, I2। देखिए ये एक ही फेज में है बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है एंड इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। I1 डैश एंड I2 बोथ आर इन द सेम फेज बट इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव। सो ये मेरा बन गया लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। सेकेंड केस मेरा क्या बनेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। सेम वही, वोल्टेज सप्लाई दी, नो लोड करंट फ्लो किया, देन फ्लक्स जनरेट हुआ, ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, देन बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसमें लैग कर रहा है, लैग क्या कर रहा है मेरा, I1 डैश लैग कर रहा है और किसको लैग कर रहा है, VS को लैग कर रहा है। सो VS को मेरा I1 डैश लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब आगे की तरफ आएगा, इससे कम है वैल्यू, तो इसका यहाँ पे बन जाएगा मेरा I1 डैश। अब इन दोनों का रिजल्टेंट I1 और I1 डैश के अपोजिट में मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, I2। ठीक है, ये हो गया मेरा लैगिंग पावर फैक्टर। थर्ड केस मेरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। अगेन सेम कंडीशंस, वोल्टेज सप्लाई दी, नो लोड करंट फ्लो किया, फ्लक्स जनरेट हुआ, ईएमएफ, बैक ईएमएफ इन प्राइमरी साइड, ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड। अब यूनिटी पावर फैक्टर है, तो यूनिटी पावर फैक्टर मेरा क्या है, I1 डैश मेरा यूनिटी पे है किसके, मेरे VS के। सो VS की यूनिटी में है मेरा I1 डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, I1। इसके ही अपोजिट में मेरा क्या बनेगा, I2। सेम फेज में है बट डायरेक्शंस क्या है इनकी, अपोजिट है। आई होप आप लोगों को ये फेज़र डायग्राम का टॉपिक समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट द फेज़र डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर और टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट्स, then please do mention me in the comment section. Thank you.